चौथी दिसंबर 1992 से मैं नास्तिक हो गया। बाबरी मस्जिद नहीं गिरी है, हमारा हिंदू धर्म का पतन हुआ है उस दिन। बीजू का के रूप में मुस्लिमों का उपयोग किया जाता है और डराते किसको है? जो हमारे 85% वीकर सेक्शंस है। ये किम शैक्षणिक संस्था, किम एजुकेशनल सोसाइटी का कार्यालय है। यहाँ पर हम उत्तम भाई परमार के कार्यालय में हैं और ये जगह के इतिहास के बारे में उत्तम भाई अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आज का दिन भी एक ऐतिहासिक दिवस है, उसको भी हम उनके ज़रिए सुनेंगे। और ये चरखा गांधी जी का बस्ट है और हमारे साथी राम सागर सिंह परिहार जी, निसार अली जी, उत्तम भाई जी। उत्तम भाई, आप बताइए कि आज का दिन क्यों खास है और ये भी कि इस संस्था का इतिहास थोड़ा सा बताइए। ऐसे मेरा गांव जो कीम है उसका आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 4 जनवरी 1916 के दिन महात्मा गांधी कीम में थे और इसलिए कीम के इतिहास में एक यादगार दिवस है। दूसरी बात यह है कि कीम जो है आज से 100 साल पहले गांव नहीं था, पूरा बंजर था। यहाँ पे कोई बस्ती, मानव बस्ती नहीं थी, लेकिन 100 साल के इतिहास में एक पूरा औद्योगिक नगर बन गया है। ये जो कीम गांव है मेरा, वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत हो गए हैं हितेंद्र भाई देसाई, उनके पिताजी कन्हैयालाल देसाई की जागीर का गांव है। और ओलपाड़ तहसील में 4 गांव उनके जागीर के थे, कीम, कठोदरा, माशमा और सियादला। ये चारों गांव उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए थे माने विनोबाजी की पद यात्रा गुजरात में आ रही थी, तो उसका पहला सम्मेलन बारडोली में होने वाला था। विनोबाजी ने कांजी भाई देसाई को बोला कि कांजी भाई, आपको भूदान आंदोलन का जो सम्मेलन हम बारडोली में करने जा रहे हैं उसकी अध्यक्षता आपको करनी है, आप प्रमुख बनना है। तो उन्होंने, विनोबा का आदेश था तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि भूदान आंदोलन का प्रमुख स्थान मैं लूँ और मैं तो खुद जमींदार हूँ, मेरे पास 4 गांव की जागीर है, जमींदारी है, तो मैं कैसे अध्यक्षता कर सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपने जितने भी खेत जोतने वाले लोग थे चारों गांव के, वो सभी का सम्मेलन कीम में बुलाया और अपने घर पे बुला के उन्होंने सबको इकट्ठा किया सुबह में। तो बोले कि भाई, ये जो आप लोग मेरी ज़मीन आज तक खेड़ते थे और जोतते थे, तो वो ज़मीन कल से आपकी है, यानी मैं 7 बार की जो नकल होती है उसमें आपका नाम कल से आ जाएगा। 7-12? हाँ, 7-12 का। तो बोले कि सब जो खेत जोतने वाले लोग थे एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भी ये क्या हुआ, हमारी कुछ गलती हुई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ ऐसा आंदोलन करने की धमकी दी, या तो किसने खेत के अधिकार लेने के लिए एक बात की, इसी वजह से ये बोल रहे हैं। तो पूछा तो नहीं, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने खुद तय किया कि अभी मुझे ये जमींदारी छोड़नी चाहिए। तो बोले कि क्यों, जमीन तो आपकी है, हम खेत जोतते हैं, आज भी खेत जोतते हैं, हमको हमारा जो लगान था वो मिलता रहा, तो आप क्यों अभी ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि विनोबा जी गुजरात में आ रहे हैं और उनका सम्मेलन बारडोली में हो रहा है भूदान आंदोलन का, और भूदान आंदोलन में जब जमीन छोड़ने की बात करनी है तो मैं कैसे जमींदार होकर यहाँ बैठ सकता हूँ। तो उसकी पवित्रता हासिल करने के लिए मैंने आपको ये सब जमीन आपके नाम पे कर दी है, अब कल से आप उसके मालिक हैं, मैं नहीं। ऐसे करके ये चारों गांव के जितने भी खेत की जमीन थी, जो खेती होती थी, वो सभी जमीन उन्होंने बिना पैसे लिए सबको नाम कर दी। और जितनी उसकी मिलकतें थी स्थावर जंगम, वो सब बेच के उन्होंने कांग्रेस के नाम के ड्राफ्ट किए। जैसे कि हम लोग कीम के नज़दीक कन्यासी गांव में रहते थे, 1940 में हम लोग कीम में आए
तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी उन्होंने बोला कि भाई हमको ये जगह चाहिए, 8 गाले की चाली और उसके साथ 2.5 बीघा का खेत। इतनी जगह 1940 में 7,775 रुपये में हमको मिली। तो उन्होंने ये पैसे अपने हाथ में नहीं लिए और उन्होंने बोला अपने मुनीम को कि ये पैसा का आप कांग्रेस का नाम का ड्राफ्ट कर दो। तो मैंने अभी सोचा कि जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ तो मैं कांग्रेस पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए मैंने मेरा तकल्लुस कांग्रेस पुत्र किया है। मैं उत्तम कांग्रेस पुत्र हूँ और मैं कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के जो जीवन मूल्य है उनको बिना पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े हुए मैं काम करता रहता हूँ। और मेरा पॉलिटिक्स ये है कि दूसरे व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजकीय सशक्तिकरण करना, वो मेरे लिए पॉलिटिक्स है और वो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। मेरा दूसरा तखल्लुस है उत्तम पॉलिटिशियन। एक मैं उत्तम कांग्रेस पुत्र हूँ और दूसरा मैं उत्तम पॉलिटिशियन हूँ। तीसरा मैं उत्तम गांधी प्रेमी हूँ। चौथा मैं उत्तम शिक्षण प्रेमी हूँ। ये मेरा काम है। और मैं यहाँ बैठ के, ये जो हमारी टीम एजुकेशन सोसाइटी है उनका जन्म 1944 में हुआ और वो भी ये हितेंद्र भाई देसाई के बड़े भाई प्रमोद भाई देसाई वो उनके पायोनियर थे। और उसमें भी हमारा उस टाइम का जो आदर्श था कि भाई वंचित लोगों को उसके शैक्षणिक अधिकार देने चाहिए। तो हमारी संस्था में उस दिन से लेके आज दिन तक जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, लिंग भेद नहीं रखने का और ये सब भेदभाव से पर होके हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अभी सेल्फ फाइनेंस का जमाना आया है तो मैंने सेल्फ फाइनेंस का कंसेप्ट कॉमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है, लेकिन आत्मनिर्भरता जो गांधी जी को अभिप्रेत थी कि लोगों के चंदों से ये चलानी चाहिए शिक्षण संस्था, तो मैं आम लोगों के पास पैसे लेके ये शिक्षण संस्था चलाता हूँ। मेरी सेल्फ फाइनेंस है लेकिन वो समाज निर्भीत है। गरीब बच्चों को, गरीब लोगों के पास से ही पैसे लेके पढ़ाने का ये मेरा मकसद है। मेरे गांव, मेरी स्कूल में पूरा हिंदुस्तान है, सभी स्टेट के बच्चे भी हैं, गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और सभी भाषा के, सभी प्रांत के, सभी धर्म के बच्चे मेरे यहाँ हैं। मुस्लिमों की भी मेरे यहाँ काफ़ी संख्या है और मुस्लिम बच्चियों का भी मैं सशक्तिकरण करने का काम यहाँ पे करता हूँ। ऐसे सभी जो समाज में वंचितता है उसका सशक्तिकरण करना ये हमारी संस्था का आदर्श है। आप बता रहे थे कि विनोबा जी के वक्त पर जागीर जो दान की थी, तो ये तो आजादी के बाद का वो था, भूदान आंदोलन के समय। नहीं, वो लेकिन आजादी का बाद का था, वो उन्होंने अपनी जमींदारी छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने जो लैंड रिफॉर्म्स के रूल्स बनाए उसके पहले उन्होंने अपनी जागीर छोड़ना शुरू कर दिया। तो बाद में, आजादी के बाद ही। हाँ, आजादी के बाद। लेकिन जो आप बता रहे थे कि जब 1916 में 4 जनवरी को गांधी जी यहाँ आए थे, तो वो किस मकसद से आए थे, किस वजह? वो पता नहीं चलता है। उनकी दिनवारी में लिखा है कि वो 4 जनवरी को कीम में थे। कीम के साथ दूसरे गांव भी है, कठोर करके है, और दूसरा एक मोटा वराछा करके है, वहां भी वो गए थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वो राष्ट्रीय परिभ्रमण करने निकले थे जी। उस समय का समय हो सकता है, उस वक्त का हो सकता है जी। आपसे एक और बस आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ, गुजरात के बारे में इस तरह का एक छवि है पूरे देश के भीतर कि यहाँ पर किसी भी तरह की प्रगतिशील, जनवादी, इवन गांधीयन जो गांधीवादी किस्म की बात है वो करना भी बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शासन है और लोगों के भीतर जो जहर भरा गया है कई वर्षों में, इसे हिंदुत्व की लेबोरेटरी, पहली प्रयोगशाला कहा जाता था। तो आप उस के भीतर, किम के भीतर आप तो एक अलग ही प्रयोगशाला स्थापित किए हुए हैं, और वो भी कोई 2-4 लोगों की नहीं है, 2000 बच्चों की है। तो आपको क्या उस तरह के सत्ता के खतरे नहीं झेलने पड़ते हैं या? नहीं, मेरी अभी 68 साल की उम्र है। 14-15 साल से मैं एक्टिव हो गया था जाहिर जीवन में। मेरे किशोरावस्था में से मैं स्टार्ट हो गया था।
और 14-15 साल की उम्र से ही मैं संघ परिवार को पहचान गया था कि ये लोग हिंदू धर्म के नाम पे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और ये हिंदू धर्म का अपने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजकीय फायदे के लिए हिंदू धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मुझे पता पहले से चल गया था। तो ये मैं उस टाइम से लेके आज दिन तक सातत्यपूर्ण तरीके से मैं उनका प्रतिकार कर रहा हूँ और मेरी भी महत्वाकांक्षा है और मेरी इच्छा है कि जैसे गांधी जी का देश हुआ था और जैसे गांधी जी की हत्या हुई थी ऐसी मेरी भी हो तो अच्छा। मुझे और हमें अगर गांधी मूल्यों को प्रस्थापित करना है, हमें अगर भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को प्रस्थापित करना है तो हमारा लू बहाना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वर्ण व्यवस्थावादी देश है, यहाँ जातिवाद है। हाँ, यहाँ मुस्लिमों के सामने कोई संघर्ष नहीं है। मुस्लिमों का चाड़िया के रूप में वो करते हैं ना, खेत में जो खड़ा करके और चिड़िया को घबराने के लिए बिजूका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजूका बोलते हैं। बिजूका, वो बिजूका के रूप में मुस्लिमों का उपयोग किया जाता है। और डराते किसको है? जो हमारे 85% वीकर सेक्शंस है, दलित, आदिवासी, महिला, श्रमिक, ये किसान, इनको डराने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, हिंदुत्व का दुरुपयोग किया जाता है और ये मुस्लिमों को ये बिजुका के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उनको मुस्लिमों का लगता है कि ये अदर्स दूसरा लोग है जो आपको खा जाएंगे, आपको खत्म कर देंगे, ऐसा इस्लामिक फोबिया खड़ा करने का उनका जो मकसद है वो उसमें काम चल रहा है। लेकिन मैं आशावादी भी हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि गांधी जी ने जिस तरह से हमको आज़ादी दिलवाई थी उसका नतीजा ये आने वाला था, आज न तो कल। ऐसा तो 15 अगस्त 1947 को हमको हमारी योग्यता के बिना गांधी जी के विभूति महत्व से जल्दी आज़ादी मिल गई, लेकिन वो आज़ादी समझपूर्वक हमने नहीं पाई थी। हम जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए थे, हम कौमवाद से मुक्त नहीं हो पाए थे। तो फिर भी हमको आज़ादी मिल गई और कैसे मूल्यों वाली मिल गई, जो यूरोप अमेरिका में नहीं मिली ऐसी मिल गई कि समान भागीदारी और समान अधिकार वाली, प्रत्येक व्यक्ति का समान मताधिकार वाली। तो ये हमारी योग्यता नहीं थी, लेकिन हमको जल्दी से मिल गई। और जो मिली वो लोग सिर्फ जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो पुणेरी चित्पावन ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो लोग तो ये सोचते थे कि राजकीय आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन सामाजिक आज़ादी में ये दलित आदिवासियों को समान अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं। लोकमान्य तिलक ने गांधी जी को बोला था कि भाई कुम्हार के बेटे का संसद में क्या काम है। हाँ, तो गांधी जी ने बोला था कि मेरा कुम्हार गांव में मटका भी गढ़ेगा और संसद में कानून भी बनाएगा। बराबर है। तो आज कुम्हार का बेटा, तेली घांची का बेटा, मोची का बेटा, दर्जी का बेटा, सुथार का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, जो समान मताधिकार, समान अधिकार और समान भागीदारी के साथ, बेटा ही नहीं बेटी भी, हाँ बेटी भी, हाँ महिलाएं भी, जी। वो सब आज समान अधिकार के साथ जिंदगी जी रहे हैं और विकास पाम रहे हैं। तो उसकी वजह महात्मा गांधी है। एक बात और बताइए कि क्या किम में 2002 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। आज तक मेरे जन्म से लेके आज तक मैंने हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारा गांव का जो बेस है, जो उनका जन्म हुआ है, वो आजादी की हवा में से हुआ और सोशल विकर सेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये गांव खड़ा हुआ। हमारे गांव में शुरुआत में कोई लोग नहीं थे, सभी ओबीसी वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग की वजह से ये गांव का पिंड बना है। तो उसमें न्याय, समानता, मैंने कोई अन्याय देखा ही नहीं है। ये तो स्वर्ग भूमि है मेरी। आजादी के आंदोलन में गांधी जी की कल्पना की जो स्वर्ग भूमि है वो मेरा किम गांव है। वाह, क्या बात। तो उसी वजह से हमको कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता इतनी अच्छी है और मुस्लिमों के पास से भी हमको, मैं मेरे संघ परिवार वाले भाइयों को बताता हूँ कि भाई आप मुझे बताओ, मेरे जीवन में इतने मुस्लिम लोग मुझे मदद करने आते हैं, इतने अच्छे लोग मुझे मिलते हैं। मेरी 68 वर्ष की साल उम्र में मैंने अभी तक
एक भी मुस्लिम ने मुझे न तो मेरा गला पकड़ा है, न तो मेरी फैट पकड़ी है, न तो मुझे मेरा रास्ता रोका है, नहीं तो मेरे साथ कोई गलत सलूक किया है। तो मैं क्यों मुस्लिम को आतंकवाद समझूं? बराबर है। और मैं क्यों सुबह में बाइनोकुलर लेके पाकिस्तान में कोई आतंकवादी ढूंढूं, कश्मीर में कोई आतंकवादी ढूंढूं? मेरे चारों और अच्छे मुस्लिम है तो उसकी क्यों मैं स्वीकार नहीं करूं? बराबर है। हमारे साथ में जिनके साथ हम जिंदगी जीते हैं वो अच्छे लोग हैं, उनके साथ हमारा चारित्र बनता है। तो मेरे जीवन में, मेरे विकास में तो मुस्लिमों की भागीदारी है, दलितों की है, आदिवासियों की है, ब्राह्मण की है, सभी की है। मेरे स्कूल में सभी लोग हैं। मैं आरएसएस के मित्रों के साथ प्रेम पूर्ण सहजीवन जीता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा से मेरा पूरा 180 एंगल का आमने सामने फर्क है। और मैं लड़ाई करता हूं, उसमें वैचारिक लड़ाई, मूल्यों की लड़ाई है, उन लोगों के साथ नहीं। वो मेरे भाई है। गांधी जी जैसे बोलते थे कि भाई वो गांधी जी अगर जिंदा होते तो गोडसे को फांसी देने की बात ही नहीं करते। तो मैं भी उनको क्यों करूं? हमारे समाज का एक पार्ट है। मेरी संस्था में ज्यादातर भाजपा आरएसएस के लोग हैं और वो उनके साथ मेरा अच्छा संबंध है। लेकिन विचारधारा में मैं चाहे विचारधारा में गीता की विचारधारा हो, कुरान की हो, बाइबल की हो, उनके साथ भी मैं संशय की दृष्टि से धर्मशास्त्र पढ़ता हूँ। मैं सुबह में उठ के धर्मशास्त्र पढ़ता हूँ, वेद, कुरान, बाइबल सब मैं पढ़ता हूँ। हर रोज 1-2 पन्ना पढ़ने की मेरी ये रहती है, मेरी दिनवारी में रहता है। लेकिन मेरा भगवान ऊपर नहीं है। मेरा भगवान मंदिर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है। मैंने 6 दिसंबर 1992 से मैं नास्तिक हो गया। मैंने देख लिया कि ये लोग, हिंदू धर्म इतना अच्छा, इतना महान धर्म है, उसका वहां पे उसको वो गिर गया। बाबरी मस्जिद नहीं गिरी है, हमारा हिंदू धर्म का पतन हुआ है उस दिन। बराबर है। तो ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा कि अगर धर्म का यही उपयोग होता तो मुझे नहीं जाना है मंदिर। मेरे महापुरुष गांधी है, महात्मा गांधी है, तीर्थ स्थानों में नहीं जाते थे जी। मंदिर में नहीं जाते थे, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, दीपक नहीं जलाते थे। हाँ, मैं क्यों जलाऊं? मुझे कोई जरूरी नहीं, मेरे गांव के मंदिर में भी मैं नहीं जाता हूँ। एक प्रश्न मेरा भी है कि ये जो व्यक्तिगत तौर पर आपने काफी वैचारिक स्तर पर सारी चीजों को समझा और उसको यहाँ पे पालन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एक संस्था चलाना जिसमें हजारों बच्चों का आना और बरसों से ये जो ताकत है हमारी नजरों में, और आज के समय में जहाँ पर विचार खत्म किए जा रहे हैं, जहाँ सारी चीजें खत्म हो गई बोलते हैं, और ये जो बाजार का समय है, ऐसे समय में इतने बच्चों को लेकर के आप जो काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि प्रतिक्रिया क्या हो रही है, समाज क्या बोल रहा है इस समय पे आप जो विचारों के साथ खड़े हैं? नहीं, मेरे विचारों से असहमत लोग काफी हैं। मेरे विचारों का विरोध करने वाले भी लोग हैं। मुझे खानगी में गालियां भी देते हैं, मेरे सामने भी कभी कभी गालियां देते हैं, धमकी भी देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने नक्की कर लिया है कि मैं मेरी विचारधारा पे अड़ा रहूंगा, और विचारधारा के लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। संस्था की बात छोड़ दो, मुझे मेरी विचारधारा के लिए मेरा परिवार भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। जीवन भी आपने कहा, जीवन छोड़ दूंगा मैं हत्या मेरी हो जाएगी तो मैं हत्या का स्वीकार कर लूंगा। मुझे अभी एक मेरे गांव के लड़के ने बोला था कि संघ की शाखा में से आके कोई आपको मारेगा, तो मैंने बोला कि बेटा तू ही आ जाए और अपन पहले चाय नाश्ता करेंगे और बाद में तू मुझे मारना। तो फिर वो मेरे से अच्छी तरह से सुलूक करने लगा। आपने गौरी लंकेश और पानसरे और कलबुर्गी दाभोलकर के चित्र यहाँ स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही लगाए हुए हैं। वो क्या इंगित करते हैं? वो ये इंगित करते हैं कि ये सब गांधी मार्ग के शहीद है। ये गांधी मार्ग के शहीद है। गांधी के रास्ते पे चलते जाने के लिए उनकी हत्या हुई। अगर वो गांधी के मार्ग पे नहीं चलते, अपना सत्य नहीं रजू करते, तो उनकी हत्या नहीं होती, और सभी की एक तरीके से हत्या हुई है। लेकिन पानसरे तो उनमें से कम्युनिस्ट थे। मैं ऐसा समझता हूँ, कम्युनिस्ट भारत की राजनीति में ये तीनों विचारधारा चलनी चाहिए। मैं तो भाजपा की विचारधारा भी चलनी चाहिए मानता हूँ। धर्मनिरपेक्ष राइटिस्ट विंग होनी ही चाहिए, जैसे धर्मनिरपेक्ष लेफ्टिस्ट विंग होती है।
धर्मनिरपेक्ष सेंटरिस्ट होते हैं, ऐसे धर्मनिरपेक्ष राइटिस्ट विंग भी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने राइटिस्ट विंग का, धर्मनिरपेक्ष राइटिस्ट विंग का कैरेक्टर गंवा दिया। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह रही, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे धर्म का फायदा उठाना, और वो क्रोनी कैपिटलिस्ट बन गए। तो क्रोनी कैपिटलिस्ट बन जाने की वजह से अब उनका खुद का कैरेक्टर खत्म हो गया है। तो ये थे उत्तम भाई, जिनसे हमने बहुत सारे विचार ग्रहण किए और इनसे मिलकर हम सब लोगों को, यात्रा के साथियों को बहुत आनंद आया। किम आकर के, जिसका कि हमने पहले नाम भी नहीं सुना था, सच बताएं, हम जिलों के नाम तो थोड़े बहुत जानते भी हैं, किम का हमने नाम नहीं सुना था पहले से, लेकिन गुजरात में किम आकर के, और वो भी उस तारीख में आकर के जहाँ पर कि महात्मा गांधी जिस तारीख में आए थे, हम सब यात्रियों के लिए ये दिन एक ऐतिहासिक दिन हुआ और एक हमको लगता है कि हम एक तीर्थ में मौजूद हुए। शुक्रिया बहुत बहुत।